चल रहा नहीं। टेम्परेचर यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, बात मत कीजिए। कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन, ये शायद लेक्चर 7 रहेगा या 8 रहेगा, पता नहीं है। नेक्स्ट क्लास से लिखा कीजिएगा अब कोई चैप्टर का, लेक्चर 8। हेडिंग क्या था? बाई मेटालिक स्ट्रिप। प्लीज बात मत कीजिए। लिखिए, if to a strip of different metals, if to a strip of different metals are welded together to form a bimetallic strip, to form a bimetallic strip, comma, when heated uniformly, it bends in form of an arc. It bends in form of an arc, comma, the metal with greater coefficient of linear expansion, the metal with greater coefficient of linear expansion lies on convex side, lies on convex side. The metal with greater coefficient of linear expansion lies on convex side. Full stop. The radius of arc formed by bimetal, यहाँ के बाद रुक जाइए। उस पास रुकना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये डायरेक्ट आप लोग का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये दो मेटल है, इसका लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है और इसका लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 और अल्फा 2, करेक्ट। और दोनों को वेल्डिंग किया हुआ है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंशन करेगा तो दोनों साथ साथ एक्सपेंड करेगा। और इनिशियल दोनों का लेंथ सेम है। मान लीजिए जिस टाइम पे वेल्डिंग किए हैं देयर इज नो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब अपना नेचुरल फेज में था, करेक्ट। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, थीटा अगर इंक्रीज करते हैं और यहाँ पे सपोज करते हैं कि अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, तो अगर ए इसके साथ दो आपस में वेल्डिंग नहीं किया रहता और दोनों का इनिशियल लेंथ अगर सेम है, अब वेल्डिंग नहीं किया हो रहता, किसका लेंथ ज़्यादा रहता? इस वाले मेटल का ज़्यादा रहता और इस वाले मेटल का
कम रहता, करेक्ट। बट अभी तो ऐसा उपाय नहीं है। अब फिर भी इस चीज़ को कंपनसेट करना है, इस बात को कंपनसेट करना है, करेक्ट है ना। तो कंपनसेट करने का तरीका क्या हो सकता है? मान लेते हैं अगर आपसे पूछा जाए ए कोई आर्क है और ए एंगल थीटा है, राइट। इस लाइन को आगे बढ़ाइए, ए भी तो एक आर्क है। तो बोलिए किस आर्क का लेंथ ज़्यादा रहेगा? इस आर्क का लेंथ ज़्यादा रहेगा इस आर्क का। किस फार्मूला से? थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। इसका मतलब है कि इसका लेंथ ज़्यादा होना चाहिए था, इसका लेंथ कम, और साथ में बिल्डिंग किया हुआ है और लेंथ ज़्यादा एक्चुअल में इसका हो चुका है। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए क्या उपाय है? ये एक्चुअली बेंड करेगा, और बेंड करेगा और इस तरीके से बेंड करेगा कि ये ऊपर रहेगा कॉन्वेक्स साइड और एक किधर रहेगा कॉनकेव साइड, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा होना है तो इसका आर्क का लेंथ क्या रहेगा? ज़्यादा। अगर इसका अगर बेंड कर जाए और आर्क के फॉर्म में हो जाए और इसका आर्क का लेंथ ज़्यादा रहेगा और इसका आर्क का लेंथ कम, तो दोनों का काम चल गया। दोनों का जो एक्सपेंशन होना चाहिए था, तो इसका लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा और इसका लीनियर एक्सपेंशन कम है। दिस इज द रीजन कि किसी बाई मेटालिक स्ट्रिप को अगर आपस में बिल्ड करते हैं और हीट करते हैं, और तो जिसका लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा रहता है वो कॉन्वेक्स साइड बेंड होगा, डैम श्योर, करेक्ट। लेकिन जिसका लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा रहेगा वो कॉन्वेक्स साइड में जाएगा, और जिसका लीनियर एक्सपेंशन कम रहेगा वो कॉनकेव साइड में रहेगा। इसका मतलब है कि हीट करने के बाद सिचुएशन कैसा नजर आएगा? हीट करने के बाद सिचुएशन जस्ट लाइक आप लोग डायग्राम सही से बना लीजिएगा, करेक्ट है। और यहाँ पे कौन रहेगा? फर्स्ट मेटल, इसका नाम मेटल फर्स्ट करते हैं, इसका मेटल सेकेंड, और यहाँ पे कौन रहेगा? सेकेंड मेटल। तो ये क्या रहा? कॉनकेव कॉन्वेक्स साइड, अरे क्या रहा? कॉनकेव साइड, ठीक है। अब इसका रेडियस पूछा जाएगा। और बात मत कीजिए स्टूडेंट, यही तो समस्या है। मान लेते हैं कि ये D1 है था या D2 था, ये D1 और ये D2, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले यहाँ का लेंथ, इनिशियल लेंथ L0, तो इनिशियल लेंथ दोनों का डिफरेंट है, सेम है, बट इसका फाइनल लेंथ अगर ये इसके साथ बेल्डेड नहीं रहता तो फाइनल लेंथ क्या रहता? L1 इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। और इसका फाइनल लेंथ L0 1 प्लस अल्फा टू डेल्टा, यहाँ तक आइए। तो देखिए इस सिचुएशन में अब यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट मेटल का तो दो आर्क है ना, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, फर्स्ट मेटल का भी दो आर्क नजर आएगा। तब फर्स्ट मेटल का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाएगा, तो उसका एवरेज लेते हैं बीच में। कहाँ लेते हैं? फर्स्ट मेटल का कितना आर्क? एक ये और ये। सेकेंड मेटल का भी दो आर्क। तो उस केस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, करेक्ट,
तो उस टाइम पे हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं ऐसे करके, ठीक है, ना ही यहाँ ना ही यहाँ, बिल्कुल इसका बीचों बीच। और इस ए लेंथ जो है, ए जो आर्क है, ए लेंथ, इसी को L1 सपोज किया जाता है, करेक्ट। और L2 भी किसको सपोज किया जाएगा, ये मेरा L2 रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस को क्या बोलेंगे, R1, और इस रेडियस को क्या बोलेंगे, R2। और दोनों का एंगल डिफरेंट रहेगा सेंटर पे या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए, तो क्या आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर से एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू आर थीटा, मतलब R1, सॉरी, थीटा से आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे एंगल के लिए है तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे डेल्टा टी लिख दीजिए, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ पे थीटा एंगल है, वहाँ पे डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। तो R1 थीटा और L2 इक्वल टू R2 थीटा, तो L1 बाई L2 क्या हो जाएगा, और एक मिनट, और ये आप ले रहे हैं कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस लग रहे हैं, करेक्ट। L1 बाई L2 इक्वल टू R1 बाई R2, और L1 के लिए क्या हो जाएगा, L0 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी डिवाइड बाई L0 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी इक्वल टू R1 बाई R2। ये देखिए, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, एक किसका बाउंड्री है, ये दोनों का बिल्डिंग वाला बाउंड्री है। तो मान लेते हैं कि सम टाइम्स एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, आपको जो बाउंड्री दोनों का है, दोनों मेटल का जो बाउंड्री जहाँ पे बिल्डिंग किया हुआ है, ठीक है, उसका हो सकता है कि रेडियस दिया हुआ रहे एग्जाम में, करेक्ट। और तब उसके टर्म में आपको थीटा या कुछ निकालने के लिए दिया जाएगा कि जब बेंड करेगा तो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ऐसा भी हो सकता है, बेंड करेगा तो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो इसका बाउंड्री का रेडियस दिया रहेगा, बाउंड्री का रेडियस गिवन रहेगा, तब R1 के लिए इस कैपिटल R के टर्म में R1 क्या कहलाएगा, कैपिटल R के टर्म में R1 क्या होगा, R प्लस D1 बाई टू, R प्लस D1 बाई टू, और R2 क्या कहलाएगा, R माइनस D2 बाई टू। क्या प्रॉब्लम है भाई, ये मेरा रेडियस, यहाँ देखिएगा, ये है R1, करेक्ट, और ये क्या है R2, और रेडियस किसका दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन में, R का। तो R2 निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ से D2 का हाफ आएंगे, R माइनस D2 बाई टू, और R1 के लिए क्या कीजिएगा, R। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज ना करें। तो 1 प्लस अल्फ़ा 1 डेल्टा टी प्लस 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी इक्वल टू, एक रिलेशन बता रहे हैं, R प्लस D1 बाई टू और डिवाइड बाई R प्लस D2 बाई टू, ठीक है।
अब यहाँ दे, एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, लेट मी फिनिश। अब इसी क्वेश्चन को लेते हुए मान लेते हैं कि एग्जाम में आ गया, एक नहीं बोला हुआ है कि प्रॉपर मुझे फर्स्ट मेटल का या सेकेंड मेटल का, फर्स्ट मेटल का या सेकेंड मेटल का ये रेडियस नहीं पूछा गया है, सिर्फ पूछा गया कि इस पूरे बाई मेटालिक का रेडियस बताइए, सिस्टम का रेडियस किसका, तो सिस्टम का रेडियस का मतलब है कि इसका बाउंड्री का रेडियस बता दीजिए, क्या बता दीजिए, बाउंड्री का। तो बाउंड्री मतलब सिस्टम का, पूरे बाई मेटालिक सिस्टम दोनों मिलाकर एक साथ, तो वो सिर्फ आर का वैल्यू कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि अल्फा 1 पता है, अल्फा 2 पता है, डेल्टा टी पता है, और D1 और D2 100 टाइम्स सिर्फ D1 और D2 इक्वल ही ले लेते हैं, D एंड D, करेक्ट। तो उस टाइम पे क्या यहाँ से R निकल जाएगा? अगर सिर्फ क्वेश्चन में ही रहता फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सिस्टम, या फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बाई मेटालिक मेटल, बाई मेटालिक इसका मतलब मेटल M1 का पूछ रहे हैं, M2 का बोल रहे हैं, दोनों का कंबाइंड, तो दोनों का कंबाइंड का मतलब उन दोनों का बाउंड्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक साथ बताने का मतलब उसका बाउंड्री का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब चलिए आप बताइए क्या डाउट है आपका ऑनलाइन स्टूडेंट? ओ सॉरी, यहाँ माइनस रहेगा स्टूडेंट। तो इसमें अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सिस्टम पूछा जाएगा मतलब सिर्फ किसका बताना है, बाउंड्री का, जहां पे बिल्डिंग किया हुआ है, करेक्ट। चलिए एक क्वेश्चन लिखे तो, ए थ्योरी पार्ट इतना ही था, टेम्परेचर का स्केल का बस एक पेज का है, फोटो खींच के भेज दूंगा, उसको लिख लीजिएगा लास्ट में। और नेक्स्ट संडे स्टार्ट करूंगा हीट ट्रांसफ़र, और तब तक आप इसका प्रॉब्लम बनाते चलिएगा, करेक्ट ना, क्योंकि इसमें इससे ज़्यादा टाइम डिजर्व नहीं करता है चैप्टर। ए यूनिफॉर्म सॉलिड ब्रास स्फीयर, ए यूनिफॉर्म सॉलिड ब्रास स्फीयर is rotating with angular speed omega naught about axis passing through diameter, about axis passing through its center, passing through its center। मैं फिर से बोलूंगा, ए यूनिफॉर्म सॉलिड ब्रास स्फीयर इज रोटेटिंग with angular speed omega naught about axis passing through the center of the sphere। If its temperature is now increased by 100 degrees C, if its temperature is now increased by 100 degrees C, what will be its new angular speed? What will be its new angular speed? चलिए निबिर ज्वाइन यहाँ पे हैं, यस। देखिए स्टूडेंट, एक बहुत टाइप प्रॉब्लम है, कल भी मैं बोल रहा था, मतलब 11th क्लास में आता ही है ऑब्जेक्टिव में कि कोई रोटेटिंग टेबल पे कोई किड या कोई बॉय खड़ा है और रोटेटिंग टेबल घूम रहा है, अगर आर्म ऐसे किया हुआ है तब ओमेगा, और आर्म ऐसे किया तो ओमेगा ज़्यादा होगा या कम होगा। मतलब ये बहुत टाइप प्रॉब्लम है, क्या है, टाइप प्रॉब्लम है।
तो भाई आर्म ऐसे है तो आर्म अगर ऐसे कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ गया? मैं नहीं पढ़ाया हूँ रोटेशन, बट थोड़ा बता देते हैं। आर्म ऐसे करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्चुअल में एक फार्मूला है या एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। पढ़िए मेरे साथ। और वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी होता है। यहाँ देखिए F0 तो P कांस्टेंट है ना। ये कौन सा लॉ? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके लिए कोलिजन में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ का फार्मूला है ना, dp/dt इक्वल टू F एक्सटर्नल। dp/dt इक्वल टू व्हाट? F एक्सटर्नल। ये जीरो है तो P क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? कंजर्व है। तो अच्छे से क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तब बच्चों को लगता है कि अच्छा जाके कोलिजन में पढ़ेंगे। भाई तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वैसे ही एक टर्म ये भी होता है dl/dt इक्वल टू टॉर्क। क्या होता है? जहाँ पे L होता है एंगुलर मोमेंटम, और टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट। और एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है I ओमेगा। क्या होता है? तो ये तो पूरा वेक्टोरियल फॉर्म है ना। तो एंगुलर अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका px भी तो कांस्टेंट हो सकता है किसी एक एक्सिस के अबाउट। तो px कांस्टेंट मतलब fx जीरो। ठीक है। तो अभी उतना नहीं जानना है। कहने का सेंस है कि मेरा पास एक कोई ब्रास का स्फीयर है। बातों को देखिए कितना बढ़िया सीक्वेंस रहा होगा। वॉल्यूम फर्स्ट के बाद वॉल्यूम सेकंड, मतलब एज ए ऑथर के नज़रिए से देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई भी ऑथर अपना बुक में सबसे पहले मैकेनिक्स को स्टार्ट करता है, हाँ या ना। और मैकेनिक्स के बाद धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर बजा। वो कोशिश क्या रहता है कि इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो नेक्स्ट चैप्टर में उसका थ्योरी आए तो वहाँ से बन जाए। तो अब वहाँ पर रोटेशन के बाद सेकंड वॉल्यूम में हीट एंड टेम्परेचर आ गया, मतलब एक सिस्टमैटिक सीक्वेंस स्टडी का। अभी तो पूरा खिचड़ी है भाई, अभी तो कोई सीक्वेंस है ही नहीं। अभी तो सीक्वेंस ऐसा है कि वेक्टर बाद में पढ़ाते हैं और लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा, स्ट्रेट लाइन मोशन पहले पढ़ जाता है, राइट। और मैथमेटिक्स एंड डिफरेंशिएशन क्लास 12th में पढ़ते हैं। देयर इज नो एनी सीक्वेंस। चलिए, इसका मतलब है कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ये, और ये सॉलिड स्फीयर है। और अगर यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है? तो जब फोर्स नहीं लगेगा तो टॉर्क भी जीरो, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ या जो भी रहेगा। और नहीं तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। पढ़ते हैं ना, अल्फा क्या है? बोला कि ये थोड़ा बहुत बोलने से एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टॉर्क। इसका मतलब है कि टॉर्क जीरो है, मतलब ये क्या है? तो टॉर्क जीरो रहेगा तो कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है किसी एक्सिस के अबाउट, किसी एक पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट। मान लेते हैं मेरा जेड एक्सिस है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए ऐसे लिखा हुआ मिलेगा नहीं आपको। जनरली एल इक्वल टू आई ओमेगा लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है? बट करेक्ट फार्मूला अगर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, मतलब अभी ये सपोज करके इसको गेन कीजिए कि हाँ ऐसा होता है, बाद में रोटेशन में पढ़ लेंगे। जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, और उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जेड, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? इसको भी क्या पढ़ेंगे? करेक्ट। बट जनरली बुक में ऐसे नहीं लिखा, एल इक्वल टू आई ओमेगा लिखा रहता है। बट वहाँ पे एक लाइन रहता है, छोटा सा लाइन, जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लेंगे उसी एक्सिस के अबाउट क्या लेना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और उसी एक्सिस के अबाउट क्या? एंगुलर वेलोसिटी। करेक्ट। एनीवे, तो अगर सिर्फ स्फीयर रोटेट कर रहा है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन बोला हुआ है कि कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है? नहीं बोला हुआ है। इसका मतलब क्या है
कि एल इक्वल टू आई ओमेगा मेरा एक कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना? इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या भाई ए बोल सकते हैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, करेक्ट? तो ओमेगा 2 इक्वल टू ए लिख सकते हैं I1 बाई I2 इंटू ओमेगा 1। यही करना था इस क्वेश्चन में, करेक्ट है ना? अरे तो बिल्कुल डिजर्व करता है नीट का ऑब्जेक्टिव। अब एक मिनट, कितना डिग्री से टेम्परेचर को इंक्रीज किए? और सबसे इंटरेस्टिंग होगा कि पिछले क्लास में मैं पिछले क्लास में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया होगा जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ या ना? क्या पिछले क्लास में ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं? I इक्वल टू आई नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, हाँ या ना? कुछ तो बोलिए, है ना ऐसा? या दोबारा डिराइव करें? तो क्या इसके लिए ओमेगा 2 इक्वल टू आई नॉट ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, आई नॉट, और डिवाइडेड बाई क्या लिखें? पढ़ना पड़ेगा भाई सबको, नहीं? अब पिछले क्लास का सीक्वेंस को मेंटेन करके आना पड़ेगा। 2 अल्फा डेल्टा थीटा, क्या यहाँ से सॉल्व कर लेंगे? ओमेगा नॉट पता है, 1 पता है, अल्फा दिया रहेगा, अल्फा दिया हुआ था या नहीं था? ए मिसिंग हो गया, चलिए। ऐसे अल्फ़ा यहाँ पे दिया था, अल्फ़ा ऑफ ब्रास गिवन था डेटा में, अल्फ़ा ऑफ ब्रास इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 पर डिग्री से। अब ये फ्री मार्क्स था लेकिन फिर भी नहीं बनता बच्चों से, बोलिए क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पे क्या फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर का चेंज का, वो तो जानना पड़ेगा। अब प्लस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एंगुलर ऑफ, इसका मतलब रोटेशन और हीट दोनों को मिक्स कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चन तो आसान था, ठीक है? क्या कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर लेंगे? चलिए, मैंने एक फार्मूला बनाया ना स्टूडेंट कि I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इनिशियल क्या था? क्वेश्चन में दिया हुआ था विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, इनिशियली कितना स्पीड से रोटेट कर रहा था? ओमेगा नॉट। तो उसके लिए ओमेगा नॉट के लिए मैंने यहाँ पे इसके बदले ओमेगा नॉट कर दिया, इसके लिए आई नॉट मान लिया। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या नाम दे दिया? I1 को मैंने आई नॉट नाम दे दिया, ओमेगा 1 को क्या नाम दे दिया? ओमेगा नॉट, ठीक है? ये तो जस्ट एक P1 V1 जस्ट इक्वल टू P2 V2 जैसा लिख दिया था कि ये होता है, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। A glass vessel measures exactly 10 into 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ग्लास वेसल क्यूबॉइड टाइप का रहा होगा, राइट? एट 0 डिग्री से it is filled completely with mercury at this temperature. It is filled completely with mercury at this temperature. Full stop. When the temperature increases by 10 degree, when the temperature increases by 10 degree, एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा जो मैंने इससे पहले सॉल्व किया, बन जाएगा एग्जाम आने से। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री,
1.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी ओवरफ्लो, 1.6 सेंटीमीटर क्यूब मरकरी ओवरफ्लो। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास दिया हुआ है। ये उनसे बनेगा जो पिछले क्लास का थ्योरी को देख कर आए हैं। पिछले क्लास में कुछ ऐसा पढ़ाए थे, एपरेंट वॉल्यूम, तो थ्योरी तो पढ़ाया हुआ है, यू हैव टू सॉल्व। हाँ तो ठीक जा सकता है। देखिए अभी के टाइम पे किसी को भी ऐसा अगर फील होता है, तबीयत खराब लग रहा है, तो बिना पूछे हुए निकल जाइएगा, ठीक है? इस सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। अपने पेरेंट्स को कॉल कर लीजिए। स्टूडेंट, एपरेंट वॉल्यूम चेंज का फार्मूला क्या था थ्योरी में? V नॉट डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, और भी कुछ था, गामा मरकरी माइनस गामा ग्लास। कितना बढ़िया तो है, ए भी दिया हुआ है, करेक्ट? जितना ओवरफ्लो हुआ मैं, और उसके बाद ए भी दिया हुआ है इनिशियल, डेल्टा थीटा भी दिया हुआ है, और गामा ग्लास भी दिया हुआ है। गामा ग्लास निकाल लीजिएगा, कितना? 3 इंटू अल्फा ग्लास, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओनली अननोन इज व्हाट? ए दे दिए, ए दे दिए, ए दे दिया, और ए दिया हुआ है। क्या ये नहीं निकाल सकता है? सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन पार्ट आपका हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को यहां पर रहने देते हैं। आंसर है 1.795 इंटू 10⁻⁻⁴। गामा मरकरी इक्वल टू 1.795 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री। दिस इज द आंसर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, कैलकुलेशन ही आपका प्रॉब्लम हो गया। लिखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सी, ऐसे आपके इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ देखिए,
देखते होंगे मोल कॉन्स्टेंट में बोलता होगा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सी इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। तो वाटर का एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, करेक्ट। एच बॉन्डिंग के टाइम पे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जो कि ऐसे चलता है, ठीक है ना। और एक ग्राफ एग्जैक्टली इस तरीके से चलता है। ओह, ए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का वाटर का इस तरह ग्राफ रहता है। और सबसे कम वॉल्यूम, अगर आप एक्सपेंशन का बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट 0 से 4 डिग्री सी के बीच में वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता जाता है। फॉर सेम मास इज कीपिंग सेम मास। मान लेते हैं कि हम लोग 1 kg वाटर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, राइट। और 1 kg वाटर को 0 डिग्री पे लिए हैं, तो 0 से 4 के बीच में उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होता है। ये नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर है। अब 4 डिग्री सी पे सबसे कम और उसके बाद फिर से वॉल्यूम ज़्यादा। दैट्स वाई 4 डिग्री पे सेम मास के लिए वॉल्यूम सबसे कम तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा। तो ये 4 डिग्री सी पे, यहाँ पे 4 डिग्री सी है। ये मतलब इसी को हम लोग इस कर्व को बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सपेंशन कैरेक्टर ऑफ वाटर, ठीक है। अब 4 डिग्री सी पे डेंसिटी कितना हो जाता है, मोटा मोटी 1 ग्राम पर ml, ठीक है। एनीवे, क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सी is 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and at 4 डिग्री C is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा स्टूडेंट, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर रहे हैं, करेक्ट, अब वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हैं और वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब गामा निगेटिव होना चाहिए। V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। और टेम्परेचर बढ़ा रहा है मतलब A पॉजिटिव, और A वैल्यू क्या हो रहा है, V0 से कम हो रहा है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर कम हो रहा है इसका मतलब ये क्या रहेगा, गामा पॉजिटिव रहेगा या गामा निगेटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, करेक्ट। देखिए, कैलकुलेट द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर। कैलकुलेट एवरेज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर बिटवीन 0 to 4 डिग्री से। जीरो टू 4 डिग्री से। यहाँ तक है, डेंसिटी के का कोई रिलेशन दिए थे, D इक्वल टू D0 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, करेक्ट है ना। 1 इक्वल टू 0 पॉइंट कितना था 0 डिग्री सी पे 0.99, 1 माइनस गामा वाटर इंटू यहाँ पे 4 कर दें, तो क्या यहाँ से गामा निकाल लेंगे। गामा का वैल्यू जो रहेगा वही उसका एवरेज वैल्यू रहेगा।
कितना आंसर आया है? इसका आंसर गामा का होगा -5 इंटू 10 टू द पावर पर डिग्री। कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे गामा पॉजिटिव है निगेटिव है? निगेटिव होना भी चाहिए था, तो ये 0 से 4 डिग्री सी। जनरली बाकी लिक्विड के लिए ऐसा नहीं होता है, बट ये वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर है, बिटवीन 0 टू 4 डिग्री। बोलिए स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपरेंट वेट? एपरेंट वेट का मतलब जितना में रियल वेट है उतना वो रियल वेट नहीं शो हो रहा है। सपोज कीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, बाद में पढ़ाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है? ये वेइंग मशीन है, क्या है? अब मान लेते हैं किसी का रियल में मास 65 kg है, कितना? और अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेटेड है तो ये मशीन जो वेट करेगा वही तो आप देखिएगा। तो ये जब लिफ्ट ऊपर जाते रहता है तो ये मशीन 65 kg से ज़्यादा शो करता है। तो ऐसा थोड़े हुआ कि कल तक आपका मास 65 kg था, करेक्ट, और लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं तो मास बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो शो कर रहा है वो रियल शो कर रहा है या कुछ एपरेंट अलग शो कर रहा है? एपरेंट शो कर रहा है। और नीचे जाते रहता है तो मास कम वेट कम दिखाई पड़ेगा। तो ये सब सिचुएशन होता है अंडर बिकॉज ऑफ व्हाट? स्यूडो फोर्स या बिकॉज ऑफ सम अदर फोर्स, बिकॉज ऑफ सम अदर फोर्सेस, करेक्ट। क्योंकि वेट का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे एपरेंट वेट, सपोज कीजिए यहाँ देखिएगा, कोई वुडन का ब्लॉक आप हथेली पे लीजिए, तो जो उसका वजन आपको फील होगा, करेक्ट है ना, और उसी वुडन ब्लॉक को लेते हुए उसको पानी में लेके जाइए, एक पकड़ के रखना है, कहाँ पे ज़्यादा वेट फील होगा? अच्छा, पानी सोख लेगा नहीं। एक कुछ ऐसा हुआ कि रुई लेके जा रहे हैं, कॉटन, यहाँ भाई वुडन को अगर लेके जाएंगे वाटर में और उसको जब फील करेंगे उसका वेट, तो आपको कम वेट दिखाई पड़ेगा, कम वजन, राइट? शौक, ये तो प्रैक्टिकल बात है भाई, इसमें मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, नहीं लगता है? तो वुडन का कॉन्टेक्ट बना के रखना है, राइट? मैकेनिक्स तभी फील कर पाइएगा जब डे टू डे लाइफ से अपने आप को कोरिलेट करेंगे। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अपने जो प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है ना उसको डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर ही नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि फिजिक्स कुछ स्टैंडर्ड बात है, वो वही है जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है, उसी को माइंड में रखकर प्रॉब्लम को सेट किया गया है, करेक्ट? क्योंकि आगे चलकर आप कुछ अगर बन गए तो उसी को आपको अप्लीकेशन करना है। मान लेते बर्नौली थ्योरम पढ़ रहे हैं, हु नोज कल के डेट में आपको बोइंग कंपनी में जॉब लग गया। अब बर्नौली थ्योरम पे बिल्कुल जो कोई प्लेन बनाना है उसको मेन नॉट, मतलब जो आगे का पार्ट, वहाँ पे आपको शेप डिजाइन करना है। आपको बर्नौली थ्योरम पढ़े हुए ही नहीं है। बर्नौली थ्योरम अगर पढ़े रहेंगे तब ना पता चलेगा कि ओके ऐसे शेप क्यों बनता है, राइट? यहाँ पे एयर का विंड को ऊपर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या लगता है बस ऐसे ही अच्छा लगने के लिए शेप दे दिया गया? बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे मैकेनिक्स है। यहाँ पे एयर विंड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ का स्पीड को ज़्यादा करते हैं, यहाँ का स्पीड को कम करते हैं, और जहाँ का स्पीड ज़्यादा रहेगा वहाँ पे प्रेशर कम, और जहाँ का स्पीड कम वहाँ का प्रेशर लिफ्ट फोर्स ऑपरेट होगा, राइट? तो ये कौन सा थ्योरम था? बर्नौली थ्योरम ही है, करेक्ट? ओके,
तो एक्चुअल में जब वुडन ब्लॉक को वाटर में लेके जाएंगे तो वाटर उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ बायंसी लगाएगा और उसकी वजह से वो आपके अलावा भी कोई फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो आपको वेट ज़्यादा फील होगा, कम फील होगा? कम फील होगा, करेक्ट। कोई वजन अकेले उठाए हुए हैं तब जो वेट फील करेंगे, अब कोई फ्रेंड सपोर्ट कर दिया, लो एक मैं पकड़ लेता हूँ बैग या एक किनारा, तो उतना ही वेट फील करेंगे या आधा रिड्यूस हो जाएगा? हाफ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो भी आपका वजन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। एनीवे, एक क्वेश्चन लिखिए। ए मेटल बॉल immersed in alcohol, a metal ball immersed in alcohol, weight W1 at 0 degree C and W2 at 50 degree C, मतलब लिक्विड मेरा अल्कोहल है। ए मेटल बॉल इमर्ज इन अल्कोहल, वेट W1 at 0 degree C and W2 at 50 degree C, फुल स्टॉप, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मेटल, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज लेस देन अल्कोहल, फुल स्टॉप। Assuming that density of metal is greater as compared to that of alcohol. Assuming that density of metal is greater as compared to that of alcohol at 0 degree C. Find the relation between W1 and W2। ऑप्शन दिया हुआ है W1 इक्वल टू W2 और W1 W2 एपरेंट वेट है, ये क्या है? नॉट रियल वेट। यहाँ पे W1 W2 क्या है? एपरेंट वेट। तो W1 इक्वल टू W2, W1 ग्रेटर देन W2, W1 लेस देन W2, नॉन ऑफ दीज। सॉल्व कीजिए। इसका थ्योरी पढ़ाया हुआ है पिछले क्लास में। फोर्स ऑफ बायंसी देखिए,
ये बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है फॉर जेईई मेन। हालांकि यहाँ पे डेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं बोलते तब भी क्वेश्चन बन जाता है, राइट। यहाँ सब लोग देखेंगे सॉल्यूशन। मेरा फ्लूइड हो गया अल्कोहल लिक्विड। अब मान लीजिए कोई आयरन का मेटल स्फीयर है, यहाँ देखना है भाई, करेक्ट। और W इसका रियल वेट है, क्या है, नॉट एपरेंट, दिस इज द रियल वेट। मतलब रियल वेट तब समझ में आएगा जब फोर्स के नाम पर सिर्फ mj, फोर्स के नाम पर सिर्फ क्या, रियल वेट का मतलब फोर्स के नाम पे सिर्फ mg रहेगा। होता क्या है ना कि प्रॉब्लम जब स्ट्रेट फॉरवर्ड आते रहता है तो सबको बढ़िया लगता है, बट आप एक दिन मान लीजिए कि जब जेईई मेन में बैठे हुए हैं या इवन एडवांस के लिए या इवन नीट के लिए हैं, क्वेश्चन थोड़ा तो मिक्स किया जाएगा। हाँ, नहीं बनता अगर थ्योरी नहीं पढ़ाया रहता। जब थ्योरी इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि थर्मल एक्सपेरिमेंट सिर्फ ए पूछा जाएगा, एल इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, इसमें क्या दिमाग लगाना है। ये तो 9th क्लास में के बच्चे भी बना देंगे, फार्मूला दे देंगे, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन तो यहाँ से आना चाहिए। अब एग्जाम से पहले इस टाइप का क्वेश्चन लगा के जाइएगा ही नहीं, और पेपर देकर निकलेंगे। मैं आपको डाउन नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ रियलिटी से बात कि फिजिक्स टान है। आपने बना के गया था क्या? हाँ, ये भी बोल सकते थे, शिकायत कर सकते थे, नहीं आज के पहले लास्ट 40 ईयर्स में कभी नहीं पूछा गया है, क्यों पूछ दिया गया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, ये भी बोल सकते हैं। बट आपसे पहले 1989 से ही पूछा जा रहा है, 1979 से, जहाँ से आप IIT का क्वेश्चन बैंक देखते हैं। यहाँ देखिए, तो रियल वेट का मतलब फोर्स के नाम पर सिर्फ क्या, लेकिन अगर ये लिक्विड में है तो एक तो mg रहेगा ही, और एक फोर्स ऑफ बायंसी भी तो रहेगा। क्या रहेगा, फोर्स ऑफ। तो अब यहाँ पे जो, और यहाँ पे आपने लगा दिया वेइंग मशीन। क्या लगा दिया, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, बताइए, वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? नहीं भाई, यही तो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, वेइंग मशीन वेट नहीं मेजर करता है। मेरा वेट तो मुझ पे लग रहा है, मैं इस पे खड़ा हूँ तो मुझ पे जो mg लग रहा है वो क्या पोडियम पे लग रहा है? पोडियम और मेरे बीच में कौन सा फोर्स का कॉन्टैक्ट है? तो आप वेइंग मशीन में खड़ा होते हैं तो आपका mg वेइंग मशीन पे, ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम सिखा रहे हैं क्या आप लोग को? नहीं। तो वेइंग मशीन मेजर करता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा? तो यहाँ पे वेइंग मशीन क्या मेजर करेगा, इसके बीच का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, हाँ या ना? तो भाई जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मतलब यहाँ पे मेजर होगा n, क्या होगा, और वही आपको वेट दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। तो जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, mg, मानते यहाँ पे मैंने वेइंग मशीन लगा के रखा था एपरेंट वेट मेजर करने के लिए, तो n, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस fp। और ये था मेरा W रियल, क्या था, इसका मतलब यहाँ ये जो n है वही मेरा क्या है, एपरेंट, क्योंकि आप
वेट मेजर करने के लिए तो हो सकता है कि आप इसके अंदर वेइंग मशीन लेकर चले गए हैं मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसके बीच में जो एन है वही मेरा एपरेंट वेट है। तो एपरेंट वेट इक्वल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू रियल माइनस व्हाट, एफ वी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए स्टूडेंट, अब एफ डैश बी बाई एफ बी का फार्मूला आपको दिए थे, याद है? क्या फार्मूला था भाई? 1 प्लस गामा एस मतलब सॉलिड, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, गामा मेटल इंटू व्हाट, डेल्टा थीटा, और 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू व्हाट। अब मेरे कंडीशन में किसका वॉल्यूम एक्सपेंशन ज़्यादा है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन किसका दिया गया है? क्वेश्चन में कुछ तो मेंशन किया गया होगा। ऑब्वियसली अल्कोहल का ज़्यादा, लिक्विड का ज़्यादा रहना भी चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब ए वैल्यू दोनों में ऊपर, यहाँ देखिएगा इसमें A11 अनकॉमन तो यही है ना, करेक्ट। तो ए वैल्यू नहीं लेता ज़्यादा है, ए वैल्यू क्या है, क्या लेस देन 1 लिख सकते हैं? इसका मतलब 50 डिग्री सी पे फोर्स ऑफ बायनेंसी कम रहेगा और 0 डिग्री से फोर्स ऑफ बायनेंसी ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है ना। ये किस डिग्री का मान लीजिए, 50 डिग्री सी का, आई किसका 0, तब डेल्टा थीटा मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव। डेल्टा थीटा क्या रहेगा, ये डेल्टा थीटा पॉजिटिव के लिए मैंने बोला, करेक्ट है। फाइनल बायनेंसी फोर्स डिवाइड बाई इनिशियल बायनेंसी फोर्स, करेक्ट। उल्टा करते, यहाँ देखिए 0, बातें उल्टा भी हो सकता था। इनिशियल टेम्परेचर 0 है और -20 पे मेजर करते तब कुछ और भी हो सकता था रिलेशन, ठीक है। एनीवे, तो एफ डैश बी लेस देन एफ बी, करेक्ट है ना। एफ डैश बी लेस देन एफ बी। अब खुद यहाँ से डिसाइड कर लीजिए। तो डब्ल्यू एपरेंट इक्वल टू रियल वेट चेंज होगा क्या, रियल वेट डिपेंड्स ऑन मास इंटू जी, राइट। तो डब्ल्यू रियल माइनस फोर्स ऑफ बायनेंसी, ए वैल्यू ज़्यादा तो ए वैल्यू क्या रहेगा, कम। ए वैल्यू ज़्यादा तो ए वैल्यू कम तो ए वैल्यू ज़्यादा। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए, ए वैल्यू क्या है, कम है ना, तो ए क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। मतलब W2 ग्रेटर देन व्हाट, W1, करेक्ट है। सॉल्यूशन समझ में आ गया है सबको? यहाँ पे इसमें डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। पहला बात तो समझ में आया कि एपरेंट वेट किसको बोलते हैं, मतलब वेट कौन मेजर करेगा, वेइंग मशीन। और वेट मेजर करता है या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मेजर करता है वो, किसी का ये और डिस्टर्ब हो रहा है ऑडियो, हाँ बोलिए। क्वेश्चन है फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या हमेशा रियल वेट से कम होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कोई चीज़ है बिल्कुल वाटर पे बिल्कुल ऊपर के सरफेस पे ही फ्लोट करते रहता है, इतना तो कागज़ का जहाज़ बना के बचपन में खेले हैं नहीं, पेपर का नाव। तो सपोज कीजिए कि ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड, राइट। क्या बोले, बोलिए फिर से बोलिए। देखिए अब इस पर मैं बहुत जिक्र नहीं करूंगा अनटिल अनलेस जब तक मैं फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ाऊंगा,
लेकिन रियल वेट ऑफ फोर्स ऑफ बायंसी इस बहुत सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ बायंसी एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ व्हाट, सॉलिड है। तब जैसे यहाँ पे सपोज कि इसको यहाँ पे इमर्ज करते हैं, लेट अस सपोज, तो फोर्स ऑफ बायंसी इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया, क्योंकि लिक्विड का वेट ही क्या रहता है, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट ही क्या रहता है, फोर्स ऑफ बायंसी। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है, सपोज कीजिए आप एक शिप बनाए हैं, मेटल का बनाए, बट मेटल का शिप होते हुए भी मेटल का तो डेंसिटी वाटर ज़्यादा है, बट फिर भी वो फ्लोट करता रहता है। तो उसका कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं कि वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इतना ज़्यादा इस तरीके से सेव किए कि जितना लिक्विड और डिस्प्लेस करेगा वाटर, उसका वेट उसके रेस्पेक्ट में स्ट्रक्चर में बायंसी का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, होल शिप का लिक्विड से, होल शिप का वेट से। इसलिए वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होते हुए तो सब कुछ डिपेंड करता है किस तरह का स्ट्रक्चर है, कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है। इसलिए अभी यहाँ पे बहुत सारा बात नहीं कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब होमवर्क लिखिए। ये होमवर्क मैं डिस्कस करूँगा हीट ट्रांसफ़र का जिस दिन थ्योरी खत्म होगा उसका नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हीट ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम बनाते रहिएगा, ठीक है। आपको सफिशिएंट टाइम देते हैं। और होम असाइनमेंट एक साथ शेयर करेंगे। होम असाइनमेंट अभी नहीं दिए हैं ना, या दे दिए हैं? नहीं दिया होगा। इसमें HCB का ऑल का मतलब है वर्कआउट एंड एक्सरसाइज। ये हीट का फर्स्ट चैप्टर है। और कैलोरीमेट्री कौन सा चैप्टर था? कैलोरीमेट्री था थर्ड चैप्टर। कैलोरीमेट्री तो पहले ही बोले हुए हैं। ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट अगर चाहेंगे तो, नहीं, ड्रॉपर बैच का रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। आप इतना क्लास में प्रॉब्लम देख लिए, अब जब असाइनमेंट देंगे ना आपका ऑब्जेक्टिव का, बस वो बनाइएगा। ये सिर्फ मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, 11th क्लास के बच्चों के लिए। आप बनाते रहिए, आपके पास टाइम है, ये पूरा बनाइएगा। और स्पेशली कुछ क्वेश्चन को मैं रिमार्क दिलवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को देखना है एक्सरसाइज में, वो हाईलाइटेड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 30 लिख लीजिएगा एक्सरसाइज का। इसमें 5 स्टार दे रहा हूँ, ये IIT में पूछा हुआ है और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। थोड़ा नहीं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30 देखना है। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग मत लिखिए, ड्रॉपर वाले बच्चे नहीं लिखेंगे, आपके पास कम टाइम है। आप जितना क्लास में प्रॉब्लम देख लिया और उसके बाद ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन बैंक वही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास में बैठना है क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। 30, 31 ये सब हाईलाइटेड प्रॉब्लम है। 32 तो मैं क्लास में ही सॉल्व कर दिया। 33, 34, 34 एक बार पढ़ कर देख सकते हैं क्या? व्हाट्सएप कर दिया हूँ, पढ़ ले सकते हैं। 34 इस पे है, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, इसी थीम पे है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 30, 31, 32, 33, 34 इस चैप्टर का हाईलाइटेड प्रॉब्लम है। बाकी एज इट इज प्रॉब्लम है, जस्ट फार्मूला बेस्ड। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको फोर्स ऑफ बायंसी पे भी मिलेगा। तो देखिए टोटल है चैप्टर में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 34। बढ़िया कलेक्शन है, बहुत बढ़िया कलेक्शन है 11th वाला बच्चे। और 17 मतलब मोटा मोटी क्वेश्चन इसमें है 50। इस 50 को बना लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यहाँ तक चल जाता काम आपका, मैं नहीं भी पढ़ाता तो, हालांकि नहीं चलता। नेक्स्ट क्लास से हीट ट्रांसफ़र बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है। और हीट ट्रांसफ़र में आप लोग से एक मिनट बात बहुत करते हैं आप लोग।
हीट ट्रांसफर में मुझे आप लोग से एक हेल्प चाहिए। क्या ये फॉर्मूला सबको पता है? V इक्वल टू आई आर इलेक्ट्रिसिटी का, और रेसिस्टेंस निकालने की जानते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 जब सीरीज में रहता है, और 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। वेरी गुड।